आज से तकरीबन 200 साल पहले फ्रांस में एक विलेज था आनसे नाम से। इस विलेज के अंदर गजार विटोन नाम का एक आदमी रहता था। इनके घर 4 अगस्त 1821 को जन्म होता है लुइस विटोन का। लुइस विटोन के जो फादर थे वो एक गरीब किसान थे और उनकी मदर क्रोनी जो थी वो हैट्स बनाकर बेचती थी और ऐसे करके उनका घर चलता था। इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, इसलिए लुइस विटोन ने अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़कर खेतों में ही टाइम बिताया। और लुइस विटोन जब करीब 10 साल के थे, यानी ईयर 1831 का टाइम था, तो लुइस विटोन की जो मदर थी उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से लुइस के जो फादर थे वो कुछ ही दिन बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। जिसके बाद लुइस की जो स्टेप मदर थी वो लुइस को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी और उनके जो फादर थे वो भी इसमें कुछ नहीं करते थे। ईयर 1831 में लुइस विटोन के जो फादर थे उन्होंने दूसरी शादी की थी। आने वाले 3 साल तक लुइस ये सब कुछ बर्दाश्त करता है, मगर जब खाने वगैरह में दिक्कत होने लग जाती है और चीज़ें जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ईयर 1831 में जब लुइस विटोन 13 साल के थे तो वो रात को घर से भागकर बिना किसी को बताए पेरिस की तरफ जाने लगते हैं। पेरिस की तरफ लुइस इसलिए जाता है क्योंकि उस पार्टिकुलर टाइम में लुइस ने पेरिस के बारे में काफ़ी सुन रखा था कि यहाँ काफ़ी काम होता है, तो इस वजह से वो बिना किसी को बताए पेरिस की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस पूरे प्लान में मसला ये था कि आनसे से पेरिस 2 से 92 माइल्स की दूरी पर था। लुइस जो थे उनके पास इतनी दूर जाने के लिए पैसे वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो इस वजह से लुइस को पेरिस की तरफ मजबूरन पैदल जाना पड़ता है और इस वजह से लुइस को रास्ते में रुक रुक कर विलेजेस में काम करना पड़ता है ताकि उनके पास कुछ खाने के लिए पैसे आ जाएं और वो अपने रहने का भी बंदोबस्त कर सकें। कई बार तो उनको जंगल में भूखा सोना पड़ा। ये सिलसिला 2 साल तक चलता है। लुइस विटोन रास्ते में काम करते करते कंटिन्यूसली पेरिस की तरफ सफ़र करते रहे। आखिर ईयर 1837 में लुइस पेरिस पहुंच जाते हैं। पेरिस पहुंचकर एलवी का सबसे बड़ा एम ये था कि कुछ काम पकड़कर अपने खाने वगैरह का इंतज़ाम करना। अच्छी बात ये थी कि सेम टाइम पर पेरिस के अंदर रेलवे सर्विस ताज़ा शुरू हुई थी, जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रैवल था उस पार्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोग ट्रैवल करते थे तो उनको अपने साथ सामान भी ले जाना होता था, तो वो बॉक्स के अंदर सामान लेकर जाते थे, जिसकी वजह से उस एरिया में बॉक्स बनाने वालों का जो काम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो सेम टाइम पर उसी एरिया में मॉन्सर नाम का एक क्राफ्टमैन था। वो बॉक्स बनाने का काम करता था। वो अपने लिए एक सस्ता हेल्पर देख रहा था। तो उसी टाइम लुइस विटोन मॉन्सर के पास जाकर काम मांगते हैं क्योंकि मॉन्सर को ज़रूरत थी। तो मॉन्सर लुइस विटोन को बड़े आराम से अपने पास काम करने के लिए रख लेते हैं। उसके बाद लुइस विटोन ने मॉन्सर के पास 16 साल बहुत ही मन लगाकर काम किया, तो इस वजह से वो इतने माहिर और फेमस हो गए थे कि मॉन्सर की दुकान पर जो भी बॉक्स बनवाने आता था उसकी पहली प्रेफरेंस यही होती थी कि लुइस विटोन ही उनका बॉक्स बनाए। इस वजह से लुइस जो थे सब कस्टमर के बीच बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। अब ये जो शॉप थी इसमें कंटिन्यूसली 16 साल काम करने के बाद ईयर 1852 में लुइस की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जिसकी वजह से एलवी की जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल बदल जाती है। फ्रांस का जो एम्परर था नेपोलियन थर्ड, उसकी वाइफ एम्प्रेस जुगेनी, उसको लुइस विटोन का जो काम था वो इतना ज़्यादा पसंद आ गया। होता क्या है कि वो लुइस विटोन को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर हायर कर लेती है। उस टाइम जब लोग ट्रैवल करते थे तो बहुत ज़्यादा सामान होता था जो बॉक्स में सेट होकर जाता था, तो बॉक्स को बनाना और सेट करना भी उस टाइम पर एक जॉब मानी जाती थी। इस एक इंसिडेंट की वजह से पूरी एरिया के अंदर लुइस विटोन का जो नेम था वो बहुत ज्यादा हल्ला होने लगा था। लुइस एक ऑर्डिनरी बॉक्स मेकर से लीड और रॉयल क्लाइंट के ग्रुप में पहुंच गए थे और अब लुइस के जो क्लाइंट थे वो सब हाई सोसाइटी से थे जो डायरेक्ट लुइस के साथ कांटेक्ट में रहते थे। इसके बाद लुइस ने क्या किया, 22 अप्रैल 1854 को शादी की और शादी से कुछ ही टाइम बाद
रीनोव द कैप्यूसिन में एक जगह ढूंढकर अपनी खुद की एक शॉप ओपन कर ली और सेम बिल्डिंग के मेज़ानिन फ्लैट में अपना घर भी लिया। एक होमलेस लड़के के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो लुइस विटॉन ने कभी सोचा भी ना था। लुइस ने ये अपनी शॉप तो खोल ली थी, लेकिन पहले क्या होता था, लुइस जो ट्रंक वगैरह बनाते थे वो खुद बनाते थे, लेकिन लुइस ने जब अपनी शॉप खोली तो वो सारे के सारे जो ट्रंक्स थे वो सप्लायर से बनवाने लगे, जिसकी वजह से उनकी ट्रंक की जो क्वालिटी थी वो डाउन होने लगी और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लग जाती हैं। तो लुइस विटॉन ने ईयर 1858 में 76 रोड रोचे में एक और लोकेशन ढूंढकर ट्रंक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग का काम था वो भी खुद से शुरू कर दिया। लुइस विटॉन ने जब अपना ये सारा काम स्टार्ट कर दिया तो लुइस की ये एक आदत थी कि ये छोटी से छोटी चीज़ बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व करते थे। तो लुइस विटॉन ने जो ये पेरिस के अंदर ट्रैवल के टाइम बॉक्स यूज हुआ करते थे उनमें एक लूप होल नोटिस किया, जिसकी वजह से लुइस विटॉन पेरिस के अंदर वो पहले आदमी थे जिन्होंने ट्रैवल लगेज का जो बैग यूज होता था इसका पूरा गेम ही चेंज कर दिया। जैसे मैंने बताया था कि जो ट्रेन थी वो पेरिस के अंदर न्यू आई थी, उससे पहले ट्रैवल के लिए मोस्टली हॉर्स कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें लगेज बॉक्स वगैरह रखने की जगह होती थी और लगेज बॉक्स की जो लीड होती थी वो यू शेप की होती थी ताकि बारिश वगैरह में इसके ऊपर पानी ना रुके। डोम शेप वाले ये बॉक्स बहुत ज़्यादा हैवी होते थे, जिसकी वजह से हुआ क्या कि ये हॉर्स कैरेज की जगह जब लोगों ने ट्रेन से ज़्यादा सफ़र करना शुरू किया तो सेम जो डोम बॉक्स थे उन्हें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये जो डोम बॉक्स थे इतने प्रैक्टिकल नहीं थे ट्रेन के लिए, क्योंकि डोम लीड वाले जो बॉक्स थे वो ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, जिसकी वजह से लोगों को इनको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होते थे। तो लुइस विटॉन ने इस प्रॉब्लम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया और इसके लिए लुइस ने डोम शेप ट्रंक की जगह एक फ्लैट शेप रेक्टेंगुलर ट्रंक निकाला। उस टाइम इसे स्टीमर ट्रंक भी कहते थे और पुराने बॉक्स में जो पिग की स्किन यूज होती थी उसमें बहुत जल्दी क्रैक पड़ जाते थे। लुइस विटॉन ने अपने इस फ्लैट टॉप ट्रंक में ट्राइनोन कैनवस का यूज़ किया। ये एक हैवी ड्यूटी रेजिस्टेंट फैब्रिक होता है जिसको लुइस ने ज़्यादातर ग्रे कलर के अंदर यूज़ किया। ये काफ़ी हल्का होता था और साथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता था। फैब्रिक्स को यूज़ करने की वजह से ट्रंक की जो लाइफ थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि इसकी जो शेप थी वो रेक्टेंगुलर थी। तो इसकी वजह से ट्रंक को एक के ऊपर एक रखा जाता था, जिसकी वजह से जगह का भी अच्छा यूटिलाइजेशन होता था और कन्वीनियंट भी रहता था। अब उस टाइम होता क्या था कि रिच लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे और रिच लोग जो थे इन्होंने एलवी का जो बनाया हुआ रेक्टेंगुलर शेप ट्रंक था इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बहुत ही कम टाइम के अंदर एलवी के ये जो बनाए हुए रेक्टेंगुलर शेप ट्रंक्स थे बहुत ही जल्द फेमस हो गए। लुइस विटॉन के जो रेक्टेंगुलर शेप्स के ट्रंक्स थे उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा क्लीन और मॉडल हुआ करते थे। हाल ये हो गया था कि उस पार्टिकुलर एरिया में ये जो मॉडल दिखने वाले एलवी के ट्रंक्स थे एलीट क्लास के पास जो बहुत ज़्यादा दिखने लगे थे। सुनने में बहुत ज़्यादा माइनर सा लग रहा होगा कि डोम शेप था उसको फ्लैट कर दिया, लेकिन उस टाइम पर पेरिस के अंदर बैग को यूज़ करने का जो कॉन्सेप्ट था एक होमलेस लड़के ने मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। ईयर 1859 आते आते एलवी के फ्लैट टॉप ट्रंक्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और एलवी रिच लोगों को टारगेट किया करते थे। उनको एक चीज़ समझ आ गई थी कि अगर रिच लोगों का काम आसान कर दिया तो फिर जितना भी आप पैसा मांगोगे वो देने के लिए रेडी रहते हैं। और यही रीज़न है कि एलवी ने उस टाइम के जो रिच लोग थे उनकी नीड को पूरा करने के लिए कस्टमाइज्ड ट्रंक्स बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि उस टाइम ये ट्रेंड था कि सारा सामान एक ही ट्रंक में भरकर ले जाया जाता था, तो इससे दिक्कत होती थी। लेकिन लुइस विटॉन ने अपने ट्रंक्स को कस्टमाइज करके अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया।
जो एक बेसिक बॉक्स चलता था उसको मॉडर्न कर दिया था। अब इसके बाद लुइस विटॉन ने एक और चीज़ नोटिस की कि उस टाइम फीमेल्स जो थी वो बैग्स बहुत कम यूज़ करती थी, क्योंकि फीमेल हैंड बैग्स जो थे सोसाइटी में उतने ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थे। कहा जाता था कि ये भारी और इलिगेंट होते हैं जिससे फीमेल को इंजरी भी हो सकती है। लुइस विटॉन ने ये जो भारी फीमेल्स के बैग थे इनका भी हल निकाला और कैनवस का यूज़ करके लाइट वेट और स्टाइलिश हैंड बैग निकाल दिया। लुइस विटॉन के इस छोटे से स्टेप से फीमेल जो हैंड बैग्स थे उनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लुइस विटॉन ने जो ये फीमेल हैंड बैग थे उनका ट्रेंड भी उस एरिया में बहुत ज़्यादा फैलाया था। टाइम पे जो लुइस विटॉन ये जो सारी चीज़ें कर रहे थे रिच लोगों के लिए ये एक इन्वेंशन की तरह था और वो इसके लिए कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे। सारी चीज़ें जो ये लुइस विटॉन कर रहे थे ये ईयर 1867 में एलवी को पेरिस के यूनिवर्सल एग्जीबिशन एट द वर्ल्ड फेयर में उसके यूनिक आइडियाज पर गोल्ड मेडल भी मिला। अब इसके 2 साल बाद ईयर आता है 1869 और इस टाइम पर क्या था, बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट होना था। स्विस कनाल की ओपनिंग होनी थी जिससे ट्रेड और ट्रेवल के जो रास्ते थे वो दुनिया भर के लिए खुलने थे। जब इस स्विस कनाल की ओपनिंग का इवेंट हुआ तो इस इवेंट में लुइस विटॉन के ट्रेवल बैग्स और ट्रंक्स का एक अलग ही चांद दिखाई दिया। फ्रांस के सारे एलीट क्लास एलवी के स्टाइलिश ट्रंक्स और बैग्स लेकर वहां पहुंचे हुए थे। इस पूरे इवेंट में जब एलवी के बैग्स के क्लेवर का तड़का लगा तो यहाँ से एलवी इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हुआ। इस इवेंट के अंदर एलवी के जो ये बैग्स थे उनका इतना डिस्कशन हुआ कि बड़े बड़े लोग इन बैग्स को खरीदने के लिए फ्रांस में आने लगे। इजिप्ट के वैसराय जो थे एलवी के बैग्स लेने के लिए फ्रांस गए और बैग्स इतने पसंद आए कि आगे चल के इन्होंने एलवी को एक डॉक्यूमेंट साइन किया रॉयल फैमिली के सप्लायर का। ये एक टाइटल प्रूफ था कि एलवी की जो क्राफ्टमैनशिप थी वो इतनी सुपीरियर है कि जो रॉयल फैमिली है उनको भी ये सप्लाई करते हैं। एलवी ब्रांड को जो इस तरीके से ऑनर किया जा रहा था उससे एलवी के इंटरनेशनल रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था। इजिप्ट से ज़्यादा इंडिया के जो महाराजा थे वो एलवी के बैग्स के दीवाने हो चुके थे। कपूरथला के राजा जगतजीत सिंह को एलवी इतना पसंद आया कि उन्होंने 7 अलग अलग टाइप के एलवी के बैग्स ऑर्डर कर दिए। कपड़े के लिए अलग, तलवार के लिए अलग, हर चीज़ के लिए अलग अलग कस्टमाइज ट्रंक्स बनवाए। इसी तरह बरबूदा के महाराजा सायाजी राव एलवी के रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 7 महीने में एलवी से 38 कस्टमाइज ट्रंक्स बनवाए और यहाँ से एलवी की जो ब्रांडिंग थी वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी, क्योंकि बहुत ही पावरफुल और रिच लोग इसको यूज़ कर रहे थे और जो चीज़ पावरफुल और रिच लोग यूज़ करते हैं वो मिडिल क्लास लोगों के लिए एस्पायरेशनल बन जाती है। वो भी चाहते हैं कि अगर ये बैग मिल जाए तो उनकी रेपुटेशन भी उनके बराबर हो जाएगी।